जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, तो आज हम अपना कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस का प्रॉपरली सिलेबस कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि आज से हम ऑडिटर बनने जा रहे हैं। हमने सीखना है कि हम ऑडिटर कैसे बनेंगे। हम अपने सिलेबस को, अपनी डिस्कशन को चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। जो आपका आईकैप का जो चैप्टर 1 है, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट का। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ वो प्रॉपर वीडियोज़ ले रहे हैं और कहीं और से क्लासेस नहीं ले रहे, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट है वो यूज़ करें। क्योंकि जो डिफरेंट टीचर्स की स्टडी टेक्स्ट होती हैं उसके अंदर उन्होंने मेंशन वो चीज़ें अपडेट की होती हैं अपने अकॉर्डिंगली। वो उस बुक को अपने मुताबिक ही पढ़ाते हैं। तो तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टीचर्स ने बनाई हुई हैं, मैं किसी टीचर का नाम, बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं हर ने बनाई हुई हैं। अगर आप उस इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक टीचर से पढ़ रहे हैं जिसने बुक बनाई हुई है तो फिर आप उसकी बुक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आपको वैसे आईके की बुक ही समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो आपको पढ़ाएगा अपनी बुक के अकॉर्डिंगली। अगर आप मेरी वीडियो से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप क्या करें, आईकैप की स्टडी टेक्स्ट यूज़ करें। बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है जो एक प्रॉपर हर स्टूडेंट के माइंड में एक आती है चीज़ कि अब देखने को मिलती भी हैं ये चीज़ें। टाइकैप ने अपनी स्टडी टेक्स्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी इंक्लूड किया होता है, जो कि इर्रेलेवेंट होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो उन्होंने जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस क्या किया होता है, इंक्लूड किया होता है कि बच्चा स्टूडेंट उसको पढ़े और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। तो जो जहाँ से मेरे साथ चल रहा है, मैं आईकैप की बुक यूज़ करूँगा। आईकैप की बुक में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो आपके लिए रिलेवेंट होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के, जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मैं बताता जाऊँगा कि आपने ये चीज़ नहीं याद करनी या जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने ये कंसीडर करना है कि ये पोर्शन, ये चीज़ आपकी बुक में इंक्लूडेड ही नहीं है। तो इससे जो आपकी बुक का जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो आपको बर्डन लगता है, वो ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगा, तो फिर आपकी जो चीज़ें हो जाएँगी, वो काफ़ी आसान हो जाएँगी। उसके अलावा जब एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम उसके पास पेपर्स, उस चैप्टर के रेलेवेंट और जो उस चैप्टर के रिलेटेड को आईकैप के क्वेश्चन बैंक में प्रैक्टिस मटेरियल है, वो सारा डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमने, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम क्या करें, 50 मार्क्स ऑब्टेन करें आईकैप के पेपर के अंदर। तो चलें, वो तो जो बातें ऐसा-ऐसा साथ-साथ चलती रहेंगी कि किस तरह हमने प्रिपरेशन करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो चैप्टर 1 है, वो है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। तो प्रॉपरली स्टडी टेक्स्ट को, सिलेबस को, चैप्टर 1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो थोड़ा-सा नॉलेज है पास्ट, जैसे कि कंपनी लॉ में आपने चैप्टर नंबर 25 मैनेजमेंट पढ़ा था। उसमें हम डायरेक्टर्स की थोड़ी बहुत मैं बातें उसमें आपको रिवाइज़ करवाऊँगा। चैप्टर 27 में आपने अकाउंट्स पढ़ा था, जो कि कंपनी ने क्या बनानी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। थोड़ा-सा वो रिवाइज़ करवाऊँगा, अगर आपको याद नहीं भी हुआ, आपको भूल गया हुआ है, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दोबारा रिकॉल करवाऊँगा, ताकि हम उस चीज़ को अपने इस सब्जेक्ट से रिलेट करके, अपने इस सब्जेक्ट की जो बेस है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है आपके ऑडिट की। हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑडिट? ठीक है? उसके लिए मैंने इसकी डेफिनेशन आपकी स्टडी टेक्स्ट से मैं वहाँ से उठाता हूँ, जो उन्होंने आईकैप की बुक में डिफाइन डेफिनेशन दी हुई। वैसे तो इसकी मल्टीपल डेफिनेशन है, जो आप यूज़ करना चाहें, आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आईकैप ने आपकी स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन दी हुई है, वो हम देखते हैं। कि आईकैप कहता है, एन ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल एग्ज़ामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन एंटिटी। पहली टर्म जो यहाँ पर वो यूज़ कर रहा है, एग्ज़ामिनेशन। मतलब क्या है कि चेक कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ को? अकाउंट्स। अकाउंट्स आपको पता है कि हम किसको कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी, कंपनी के, बिज़नेस के जो अकाउंट्स का ऑडिट होता है, जो हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसकी जाँच-पड़ताल करते हैं, चेक करते हैं, उसको हम ऑडिट कहते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने एक छोटी-सी लाइन और भी ऐड करनी चाहिए थी कि बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिट की एक रिक्वायरमेंट है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो चेक करेगा, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो चेक करेगा,
वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए, थर्ड पार्टी होनी चाहिए। वो क्या कौन होता है, क्या होता है, हम अभी डिस्कस करते हैं आपके एक्सेल में जाकर प्रॉपर्ली। हम मैं आपका एक बैकग्राउंड में एग्जांपल बनाएंगे। आपका जो नॉलेज है प्रीवियसली आपने जो कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई होंगी FAR 1 के अंदर, इंट्रो के अंदर, वो मैं साथ सारा कुछ कंसोलिडेट करके इकट्ठा करके आपको एक बेस बनाऊंगा। फिर हम क्या करेंगे, ऑडिट की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। हम फिर ये भी देखेंगे कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब हम देखते हैं कि आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी होगी तो आपने क्या कहा था कि कंपनी क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखी थी। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें आती हैं, आपको पता होगा। बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आपकी कैश फ्लो आती है, आपकी चेंजेस इन इक्विटी आती हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाना तो सीखी, अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, ये हम बनाते क्यों हैं। अब हम इसके लिए आपका कंपनी लॉ की तरफ जाते हैं। कैफ 3 के अंदर आपने चैप्टर 20 के अंदर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन पढ़ी होगी। ठीक है, आपको पता है कि आपकी कंपनी को जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स ओन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनका टर्म यूज करते हैं, शेयर होल्डर्स नाम यूज करते हैं। एंड जो कंपनी को रन एंड मैनेज कर रहे होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली शेयर होल्डर ही होते हैं, या कोई डिफरेंट एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है। उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टर्स कहते हैं। आपने चैप्टर 25 मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा होगा कि डायरेक्टर्स का एक कॉन्सेप्ट होता है कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। जो शेयर होल्डर्स की बिहाफ पर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज भी करते हैं और रन भी करते हैं। मतलब सारी जो कंपनी की एक्टिविटीज होती हैं, सारी की सारी, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो ऑनरशिप है, वो कंपनी के शेयर होल्डर्स की होती है। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, उस बिजनेस के मालिक होते हैं। डायरेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्टर जस्ट शेयर होल्डर्स की तरफ से एक हायर्ड एम्प्लॉइज होते हैं। तो जो एम्प्लॉई होता है, जो नौकर होता है, उसको अपने मालिक को जवाब देना होता है, जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। क्योंकि डायरेक्टर्स एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या कर रहे होते हैं, एज ए प्रिंसिपल होते हैं। चैप्टर 16 आपका क्या होता है, कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ का, मर्केंटाइल लॉ का एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट है। जहां पर एक आप किसी की बिहाफ पे काम कर रहे हैं, किसी के आप रिसोर्सेज को यूज करके आप काम कर रहे होते हैं। वहां पर जो बंदा रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, किसी की बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है, उसको उसने क्या करना होता है, आंसर देना होता है। अब डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, वो कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है इसके अंदर, उनको क्या चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए। अब उनको पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट्स में जा रहा है या लॉसेस में जा रहा है, कि क्या डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं, अब उनको पहले तो पता होना चाहिए कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट्स में जा रहा है कि लॉस में जा रहा है। मेरे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, मतलब इक्विटी कितनी है। इक्विटी क्या होती है, नेटवर्थ। इक्विटी में आपके शेयर कैपिटल भी आता है और अदर रिजर्व्स भी आते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आते हैं, जनरल रिजर्व्स आते हैं, एंड फर्दर अदर रिजर्व्स आते हैं, जो और भी काफी सारे होते हैं। तो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है कि वो चाहता है कि मुझे पता हो कि आज की डेट पे मेरे बिजनेस की, मेरी इन्वेस्टमेंट की नेटवर्थ क्या है। तो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, अगर वो आज प्रॉफिट्स में है तो क्या फ्यूचर में ग्रो करेगा, अगर आज लॉसेस में है तो क्या वो फ्यूचर में लॉसेस रिकवर हो सकते हैं, जो फर्दर लॉसेस में जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल
डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, P&L बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, एंड नोट्स भी बनाते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए, शेयर होल्डर्स को पता चल गया कि उनका प्रॉफिट कितना आ रहा है या लॉस कितना आ रहा है फॉर द ईयर, और उनके पास इस टाइम आज उनकी नेट वर्थ कितनी है, बैलेंस शीट में जो इक्विटी आ रही है वो कितनी है। इससे फिर वो मल्टीपल रेशियोज कैलकुलेट करके अपने फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा या डिक्लाइन करेगा। तो यहाँ पर एक चीज आती है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है, एक कंफ्यूजन होती है, एक शक होता है। वो ये होता है कि क्योंकि डायरेक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के ऑपरेशंस के, कंपनी की मैनेजमेंट के, कंपनी के सारे फंक्शंस के, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डायरेक्टर ही बना रहे हैं। वो बनाकर क्या दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। अगर मैं अपने काम की रिपोर्ट खुद ही बनाकर अपने ऑनर को दे रहा हूं कि जी मैंने ये काम पूरे साल में किए हैं और इतना प्रॉफिट आ रहा है, हो सकता है कि एक्चुअली में लॉस आ रहा हो, या एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट कम आ रहा हो, मैंने जो अकाउंट्स में शो करवा दिया है, एमी गलती की, फिक्टिशियस सेल्स रिकॉर्ड कर दी, फ्रॉडुलेंट सेल्स रिकॉर्ड कर दी, इन्वेंट्री के अमाउंट मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी क्लोजिंग स्टॉक की, ताकि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाए, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाए और नेट प्रॉफिट बढ़ जाए। पॉसिबिलिटी है ना कि मैंने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने की, हाँ जी मैंने पूरे साल में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक्चुअली में इसके एडवर्स रिजल्ट्स हो सकते हैं कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास उनका जो रिटर्न है वो कम मिल रहा हो, मैंने अकाउंट्स में ज़्यादा शो कर दिया हो, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के थ्रू, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के थ्रू फ्रॉड्स की हों, गलत एंट्रीज पास कर दी हों, एमी जो सेल्स हुई नहीं है, मेरे पास एक्चुअल में सेल्स हुई थी 1 अरब की हुई थी, मैंने 5 अरब शो कर दी हैं, मैंने खुद बनाने हैं ना, फिगर्स डालनी है अकाउंट्स के अंदर एज ए डायरेक्टर। अब फिर शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपना जो डाउट है, अपना जो क्रेडिबिलिटी है, एक क्रेडिबिलिटी का जो कंसेंट है, एक अश्योरेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल, अब शेयर होल्डर्स का जो डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उन पर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। उसको हम ऑडिट की लैंग्वेज में एश्योरेंस कहते हैं, एश्योरेंस लेवल कहते हैं। तो उस पर्पस के लिए अब यहाँ पर क्या होता है, फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट हायर करते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन को, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑडिटर। शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर करते हैं, अपॉइंट करते हैं और उसको फीस देते हैं, और उस इंडिपेंडेंट पर्सन को कहते हैं कि जनाब हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं और आपने हमारे ब्याह पे हमारे लिए जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, आपने क्या करनी है, एग्जामिन आपने क्या करना है। अब वो एक शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को, बाहर के किसी क्वालिफाइड पर्सन को हायर करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम आपको इतनी फीस देंगे, आपने क्या करना है, हमारे लिए डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन क्या करना है वो बाद में देखते हैं। एग्जामिन करने और एग्जामिन करने के बाद आपने हमें एक रिपोर्ट देनी है, ओपिनियन देना है। ओपिनियन क्या होगा, ओपिनियन दो हो सकते हैं। हम क्योंकि शेयर होल्डर चेक क्या करवा रहे हैं कि क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने बनाई हैं क्या वो ठीक बनी है, मतलब जिन्होंने मेरे फिगर्स दिए हैं, प्रॉफिट्स दिए हैं, क्या एक्चुअल में वही हैं या एक्चुअल में वो नहीं है। तो शेयर होल्डर्स यही चेक करवा रहे हैं ना, कंफर्म कर रहे हैं, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करवा रहे हैं। तो उनको शक है कि मे बी डायरेक्टर्स ने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो गलत बनाए हैं, गलत सेल बुक की हुई है, फ्रॉड किया हुआ है। अब वो चेक करवा रहे हैं क्या फ्रॉड किया है कि नहीं किया, अकाउंट्स ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए। अब ऑडिटर इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी जो है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, शेयर होल्डर उनसे कहता है कि जनाब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अपना ओपिनियन देना है। अब ओपिनियन क्या हो सकता है, ओपिनियन याद तो होगा, ऑडिटर कहेगा, इंडिपेंडेंट पर्सन कहेगा जनाब
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें बैलेंस शीट इंक्लूडेड है, P&L इंक्लूडेड है एंड 5 के 5 कंपोनेंट्स जो डायरेक्टर्स ने बनाई हैं वो बिल्कुल ठीक बनी हुई हैं। या वो कहेगा जी जो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं वो ठीक बनी हुई हैं लेकिन उनमें एक मिस्टेक है। कोई एक अगर मिस्टेक है बाकी ठीक बनी है तो बता देगा जनाब बाकी सारी ठीक बनी हुई हैं, इसमें एक मिस्टेक है। या वो ओपिनियन देगा कि जनाब जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स की चेक की हैं, वो सारी की सारी खराब हैं। ठीक है ना जी? हमारे पास क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस हैं, जो हम चैप्टर 14 में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओपिनियन क्या है, कैसे है। तो हम जस्ट यहाँ पर एक समझ रहे हैं, बातचीत समझ रहे हैं। जो ओपिनियन देने के लिए और इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या करेगा, टर्म यूज करता है। अब मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं बनी हुई। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब ठीक नहीं बनी हुई फर्दर दो बातें आती हैं कि कितनी ठीक नहीं बनी हुई, कितनी खराब बनी हुई है, वो अलग बात है। जो मेजर ओपिनियन हमारा होता है ऑडिटर का, इंडिपेंडेंट पर्सन का, वो दो हो सकते हैं। वो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, मतलब जो चीजें वो शो करवा रही हैं, जो फिगर्स आ रही हैं सारी की सारी ठीक आ रही हैं। दूसरा ओपिनियन क्या हो सकता है, सॉरी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हमारा क्या है ओपिनियन है। ये तो हमने डिस्कस किया कि अब ऑडिटर है, ऑडिट है क्या, हम किस तरह एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर मैंने वो आपकी डेफिनेशन कॉपी की हुई है, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, फिर फर्दर उसको डिस्कस करते हैं। दोबारा इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ऑडिट इज एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हमने डिस्कस कर लिया, देख लिया कि जनाब क्यों एग्जामिनेशन होती है, ऑडिट क्यों करवाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। तो वो किस लिए बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, शेयर होल्डर्स को बताने के लिए बनाते हैं कि जनाब हमारी पूरे साल की परफॉर्मेंस क्या थी, हमने पूरे साल की परफॉर्मेंस हमने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, तो हमारे फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। उसमें क्रेडिबिलिटी की कमी थी, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, क्योंकि एक बंदा जो पूरे साल में काम कर रहा है, वही अपनी रिपोर्ट बनाकर दे रहा है, तो वहाँ पर जो है ना कि ऑनेस्टी एक ओपिनियन है, शक आ जाता है माइंड में कि जनाब यहाँ पर मे बी इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी जो इनकी अपनी जो निग्लिजेंस होगी वो क्या होगी, इन्होंने यहाँ पर शो नहीं करवाई होगी। उसको कवर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या होगी, फेक एंट्रीज पास की होंगी, फेक सेल्स रिकॉर्ड की होंगी, फेक रिसीवेबल रिकॉर्ड किए होंगे, फेक पीपीई रिकॉर्ड किया होगा। तो उस चीज को कवर करने के अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करने के लिए अकाउंट्स में शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट पर्सन को, ऑडिटर को हायर करते हैं कि वो क्या करें, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करें। अब उन्होंने एग्जामिन क्या करना होता है, अब हम पहले देखते हैं। हमने ऑडिट की डेफिनेशन देख ली, हमने इसके अंदर ऑडिट का ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिया है, बातों बातों में आपको मैंने ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बता दिया है। अब हम देखते हैं कि आपके चैप्टर 1 के अंदर पहले पेज पे आई कैप ने ऑब्जेक्टिव क्या बताया आपका। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, जो बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो आगे फर्दर चीजें आएंगी कुछ। जी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू इनेबल एन ऑडिटर टू कन्वे एन ओपिनियन, ठीक है, एज टू वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी are prepared according to an applicable financial reporting framework। ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उस पर अपना ओपिनियन देगा। अब एग्जामिन उसने क्या करना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। चलें जी देखते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यहां पर आपकी बुक में उसने नीचे बताया हुआ है ये
आपने ये पढ़ना है, ये चीज़ें याद नहीं करनी है आपने। ये पूरा पेज है, यहाँ पर जो बातें लिखी हुई हैं, आपने इसमें से कुछ भी याद नहीं करना, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बेसिक्स हैं आपके सब्जेक्ट की, आपके इस पूरे कोर्स की। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो ऑडिट है क्या चीज़, तभी आप आगे जाकर क्या कर रहे हो, तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा कि ऑडिट इज़ एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या चेक करना है कि क्या ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। आपको पता है कि हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो IS2 कवर करता है उसे। मतलब क्या है कि जो आपने एक बिजनेस है उसमें जितनी भी अकाउंटिंग करनी है, अपनी जो इन्वेंट्री की एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, वो IS2 के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करेगा, उसकी अकाउंटिंग करेगा। मतलब है कि पीरियोडिक में रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा है, परपेचुअल में रिकॉर्ड कर रहा है, या फर्दर पर उसके अंदर वेटेड एवरेज यूज कर रहा है, या फर्स्ट एड फाइफो यूज कर रहा है। फिर ईयर एंड फर्दर IS2 कहता है कि बिजनेस ने क्या करना है, लोअर ऑफ NRV और कॉस्ट पे अपनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ऑडिटर ने चेक करना है, ऑडिटर एग्जामिन वेदर एंटिटी हैज अप्लाइड IS2 ऑन इट्स इन्वेंट्री। ठीक हो गया। अब ऑडिटर ने क्या चेक करना है, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 10 अरब रुपए फॉर एग्जांपल, अब ऑडिटर उसको कैसे एग्जामिन करेगा? जाहिर सी बात है, उसने जो इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे 10 अरब रुपए, वो पूछेगा जनाब इन्वेंट्री की वैल्यू कैसे आई। वो कहेंगे जनाब हमने ये ट्रांजेक्शन किए हैं, ये ऐसे किया है, तो हमने ये हमारे पास क्या आ गई, क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है 10 अरब रुपए। वो पूछेगा जनाब आपने इसको किस पे रिकॉर्ड किया है, NRV पे रिकॉर्ड किया है, जहां पर आपकी NRV कॉस्ट से कम थी। वो कहते हैं जी हाँ जी, हमने NRV पे रिकॉर्ड किया है। तो ऑडिटर क्या कहेगा यहाँ पर, यस जो आपकी इन्वेंट्री है इज गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। अब लेट्स सपोज हम PPE की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आपका जो IS16 है वो क्या करता है, PP को डील करता है। तो ऑडिटर ने जब PP को चेक करना है, तो उसने चेक करना है कि क्या कंपनी ने अपने सारी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं, जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, जो डिस्पोजल पर गेन या लॉस कैलकुलेट किया है, तो क्या उसने IS16 की जो रूल्स हैं, जो IS16 कहता है, क्या उसके अकॉर्डिंगली किए हैं। अगर वो चेक करता है, ऑडिटर टेस्ट करता है, कैसे टेस्ट करता है, ये हम चैप्टर जो सारे हैं उसी में हमने ये सारा कुछ यही सीखना है। ये हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, अब हम यहाँ से देखते हैं वो क्या है। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि एंटिटी ने अपने जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, जिस स्टैंडर्ड्स को, जिन रूल्स को यूज करके की है, जो एप्लीकेबल है, क्या वो एक्सेप्टेबल है आपकी रेलेवेंट बॉड कंट्री के अंदर, रेलेवेंट जो आपकी वो है एरिया है, बॉडी है जिसके अंदर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। अब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड कौन करता है कि किस कंपनी ने क्या अप्लाई करना है, कौन से कंट्री ने क्या अप्लाई करना है। ये आपकी जो आई कैप है वो डिसाइड करता है। एंड जो आपका SECP है, आपने चैप्टर कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो डिसाइड करता है। आप जब बड़े होंगे, अभी आप FA2 में भी पढ़ेंगे, थर्ड स्केड्यूल, फोर्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, FA2 में आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपके थर्ड स्केड्यूल के अंदर SECP बताता है कि कौन सी कंपनी ने कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करना है। यहाँ पर वो बता देता हूँ मैं आपको कि जो आपकी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी होती है आपकी कंट्री की, वो डिसाइड करती है कि किसने क्या यूज करना है। तो उसमें आपके क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो आपका होता है, जो आपके IFRS हैं, तो आपका क्या होता है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। अगर हम इसको कंक्लूड करें कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसमें ये तो होनी ही होनी है, IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स प्लस
any additional of local मतलब अगर आपने आईएफआरएस तो यूज आपने चेक करना है कि क्या कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं क्या वो आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनाई हैं कि नहीं बनाई, पाकिस्तान में अगर ऑपरेट कर रही है तो। फिर दूसरी चीज है कि क्या कंपनी ने जो लॉ ने आपके एसईसी ने अगर कुछ एडिशनल बात कही है कि आपने अपने नोट्स में डिस्क्लोज करनी है, कंपनी ने वो डिस्क्लोज की हुई है कि नहीं की हुई। अब ऑब्जेक्टिव को दोबारा पढ़ते हैं। The main objective of an audit is to enable the auditor to convey an opinion to whether or not the financial statements of an entity are prepared according to an applicable financial reporting framework। हमने बताना है कि क्या कंपनी की अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई हैं कि नहीं बनाई, या जो भी रेलेवेंट चीज एरिया आपके जो बैलेंस शीट में आ रहा है उसको डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके क्या करते हैं, डील करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताते हैं। जैसे कि अगर इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में आ रहा है तो IAS 38, तो आपने देखना है क्या जो बैलेंस शीट आ रही है, बैलेंस शीट में जो रेलेवेंट एरियाज आ रहे हैं सारे के सारे इन अकॉर्डिंग विद IFRS बने हुए कि नहीं बने हुए, तो आपने वो टेस्ट करना है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जहाँ तक आपको मैंने बेसिक जो थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट एक बेस डेवलप करनी थी कि ऑडिट क्या होता है, क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब कैसे करते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह। आज हम जस्ट बेसिक अपनी क्या बना रहे हैं ताकि हम आगे चीज़ों को लेकर चल सकें। ये एक अकाउंटेबिलिटी स्टीवर्डशिप एजेंसी का कॉन्सेप्ट है, बेसिक 2 नंबर की डेफिनेशन है। ये डायरेक्टर्स को लेकर, डायरेक्टर्स और कंपनी के रिलेशनशिप को यहाँ पर क्या कर रही है, बता रही है। ये वही बातें हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर इस एरोज के अंदर की कंपनी को डायरेक्टर्स बनाते, शेयर होल्डर्स बनाते हैं, वो डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर कंपनी के एसेट्स को मैनेज करते हैं, उनको यूज करके क्या करते हैं, इनफ्लोज प्रॉफिट्स अर्न करते हैं एंड सो ऑन। और हम क्या करते हैं फिर, वो अकाउंटेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी में वो क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल पेपर्स बनाकर डायरेक्टर्स अपने शेयर होल्डर्स को इशू करते हैं। अब लॉ ने आपके जो आई कैप की स्टडी टेक्स्ट में उन्होंने 3 टर्म यूज किए हैं। एक है स्टीवर्डशिप। अब डायरेक्टर्स हैव ए स्टीवर्डशिप रोल। वो रोल क्या होता है, वो पर्सन जो किसी और पर्सन के इस बिहाफ पर उसके एसेट्स को, उसकी जो लायबिलिटी, जो भी एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इसको यूज कर रहा हो, मैनेज कर रहा हो, उस रोल को कहते हैं स्टीवर्डशिप रोल। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है, 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का रोल क्या होता है, स्टीवर्डशिप क्या होती है एंड अकाउंट एजेंसी क्या होती है। ये जो एरिया आपने याद नहीं करना, जस्ट पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है क्या लिखा हुआ है और फिर उसको इग्नोर कर देना है। स्टीवर्डशिप आपने याद करनी है क्या चीज है। फिर आपके आता है एजेंसी। हमने चैप्टर आपने मर्केंटाइल लॉ में पढ़ा होगा कि एजेंसी के रिलेटेड के जो डायरेक्टर्स होते हैं, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, एंड डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एज एन एजेंट काम कर रहे होते हैं शेयर होल्डर्स। यहाँ पर एक एजेंसी का प्रिंसिपल, जहाँ पर आपको जनरल जो प्रिंसिपल है यहाँ पर एप्लीकेबल होता है, तो आपको अगर याद ना भी करें तो आप आई थिंक इस काबिल हैं कि आप इस प्रिंसिपल को, एजेंसी का जो रिलेशनशिप है डायरेक्टर का और शेयर होल्डर का, आप वो खुद से भी लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पर टर्म यूज किया हुआ है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी सेम, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर के अपॉइंटेड पर्सन होते हैं, जो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी के ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। तो उस केस में फिर वो क्या होते हैं, जाहिर सी बात है वो अकाउंटेबल भी होंगे शेयर होल्डर्स को, उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, तो इसलिए जो कंपनी लॉ है, तो इसमें जहाँ पर लॉ बीच में इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करता है, तो इस अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल को ये कंफर्म करने के लिए, इसके सर्टेनिटी बढ़ाने के लिए, कंपनी लॉ रिक्वायर करता है कि डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड टू शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल। ये आपका चैप्टर 27 जो कंपनी लॉ का है, वो सारे का सारा इसी पॉइंट के ऊपर है कि डायरेक्टर्स ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो किस तरह बनानी है और किसको इसको भेजनी है एंड सो ऑन। ये छोटी सी जो बेसिक्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर, ये क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, चलें देखते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया, मैं ऐड कर देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम आगे अपना कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आती है कि ऑडिट रिपोर्ट।
यहाँ पर ये वही बातें बता रहे हैं जो मैंने बातें आपको पहले बताई हुई हैं। अभी यहाँ पर हम जो डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स बनाते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्रेडिबिलिटी की कमी होती है। वहाँ पर शेयर होल्डर्स को शक होता है कि हो सकता है डायरेक्टर्स ने अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए कुछ फेक एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी हो, सेल रिकॉर्ड कर दी हो, परचेज रिकॉर्ड कर दी हो। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक थर्ड पार्टी को हायर करती हैं, जो शेयर होल्डर्स की बिहाफ पर डायरेक्टर्स की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करता है और एग्जामिन करके अपना ओपिनियन देता है। और ओपिनियन वो क्या होता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। यहाँ पर सारी वही बातें लिखी हुई हैं कि ये क्या हो रहा है कि हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, कब से चीज़ बनी थी, आपको पढ़ने की ज़रूरत, जस्ट पढ़ लें, कोई मसला नहीं है, याद नहीं करनी ये चीज़ें। The annual audit was developed as a way of adding credibility to the financial statements produced by the management. चैप्टर 24 मैनेजमेंट क्या होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं। जो क्रेडिबिलिटी है वो उसमें ऐड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड जो क्रेडिबिलिटी ऐड कर उसमें क्रेडिबिलिटी ऐड करने के लिए वो क्या करते हैं? ऑडिट करवाते हैं। अब इसलिए लॉ ने एक ऑडिट को कंपल्सरी कर दिया है कि कंपनी ने अपना एनुअल ऑडिट करवाना ही करवाना है। जो रिक्वायरमेंट लॉ की होती है ऑडिट की, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। यहाँ पर सेम बात है कि डायरेक्टर्स बना रहे हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि उन्होंने शेयर होल्डर्स को दिए हैं। एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था। वो एग्जामिन करेंगे, उस पर क्या करेंगे? अपना ओपिनियन देंगे। जब ओपिनियन किस फॉर्म में देंगे? इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट देंगे। वो क्या कर देगी? उसमें क्रेडिबिलिटी ऐड कर देगी। यहाँ पर उन्होंने कुछ नीचे टर्म यूज किए हैं, वो देखते हैं। की फीचर्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट आर एज फॉलोज। अब ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जहां पर हम ये बता रहे हैं द ऑडिटर्स प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जी हम डिस्कस कर चुके हैं, समझ आ गई होगी आपको ये बात। ये क्या है? जो बंदा चेक कर रहा है, वो रिपोर्ट दे रहा है, वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्टर से। मतलब कोई डायरेक्टर ऑडिटर नहीं हो सकता। अब जब अगर आपको याद हो कि चैप्टर जो आपको 27 है, जहां पर आपने ऑडिट वाला पोर्शन पढ़ा हुआ कंपनी लॉ के अंदर, कि ऑडिटर कैन नॉट बी एन एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी। ठीक है ना? तो वहां पर ये वाली बात यहाँ पर कवर हो रही है कि जो डायरेक्टर है वो भी कंपनी का एम्प्लॉई होता है एक तरह का, क्योंकि शेयर होल्डर ने उसको अपॉइंट किया होता है। तो जो द ऑडिटर प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट। फिर मैंने आपको बताया अभी पीछे एक्सेल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या करती है? रिपोर्ट एक ओपिनियन देती है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या नहीं दे रही। ठीक है ना? ये दोनों सेम ही बातें हैं, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड प्रेजेंट फेयरली। तो मतलब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहला ये है कि इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, वो क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। एग्जामिन करके क्या देते हैं? एक रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं कि नहीं दे रही। दूसरी में एक और चीज भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट। आपको पता है कि मटेरियलिटी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर, तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं। एक ऑडिट में भी मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है जो हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आप इस बात को इग्नोर करें। ये दोनों बातें सेम ही है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, आपकी सारी अकाउंट्स ठीक बनने में, ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। मतलब जो भी मटेरियल आइटम्स हैं, जो मटेरियल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? ठीक दे रहे हैं। अब इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर इंडिपेंडेंस यहाँ पर बात हो रही है कि कह रहा है कि ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जो थर्ड पार्टीज हैं वो कहेंगे जनाब ये इंडिपेंडेंस ही नहीं है, हो सकता है यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस हो गया, आपस में बायसनेस हो सकती है रिपोर्ट के अंदर, तो उस पर वो रिलाई नहीं करेंगे। इसलिए जो आपका एक्सटर्नल ऑडिट है, जो आपका फाइनल ऑडिट है, जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं, उसमें जो इंडिपेंडेंस होती है वो बहुत मोस्ट कंपल्सरी चीज होती है। इसमें हम चैप्टर नंबर 13 पूरा हमारा इंडिपेंडेंस को डील करता है। वो बताता है कि हाँ जी ये चीजें आपने ख्याल करनी है ताकि आपकी जो इंडिपेंडेंस है ऑडिटर की वो कंप्रोमाइज ना हो, जिसकी वजह से जो रिपोर्ट की वैल्यू है ताकि वो भी कंप्रोमाइज ना हो, उस पर कोई असर ना आए। फिर हमारे पास ट्रू एंड फेयर व्यू जो टर्म यूज किया है वो है क्या चीज? मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, हम ओपिनियन एक टर्म यूज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई है कि नहीं बनी हुई। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या चीज है?
द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू द पोजीशन ऑफ द एंटिटी एज एट द एंड। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये आपको बता रहा होता है, जो ट्रू एंड फेयर व्यू टर्म होती है वो आप इसलिए यूज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आज की डेट पर है, जो उन्होंने फिगर शो की हुई है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होती हैं। लेकिन जो ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा होता है उस बारे में कह रहा है कि द ऑडिटर डज नॉट सर्टिफाई और गारंटी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये टर्म क्यों यूज हो रही है, हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आगे जाकर पढ़ेंगे, जहां पर आकर ये यहाँ पर हम जब डिस्कस करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज को, यहाँ पर डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस को, ठीक है ना। हम फिर आपने यहाँ पर एक और चीज डिस्कस करनी है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो है आपकी अश्योरेंस। हम जब डिस्कस करेंगे अश्योरेंस की टाइप्स, तो आपकी जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कि ये पॉइंट क्या लाइन लिखी हुई है, तो उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको यहाँ पर इग्नोर कर दें। ट्रू एंड फेयर व्यू की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, बस ये आपको बता रहा है कि जनाब हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई हैं कि नहीं बनी हुई। आप यहाँ पर एक वर्ड यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने डिफाइन कर दिया, तो हम ये हम यहाँ पर क्या करते हैं उसको यूज करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का। अब हम क्या करते हैं जब ऑडिट करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी लेट्स सपोज अगर बैलेंस शीट टोटल जो एसेट्स हैं वो 125 बिलियन के हैं, टोटल एसेट्स। एक कंपनी है, टोटल रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू टोटल इस साल का आया है, वो आया है 50 बिलियन, 50 अरब रुपए। अब ऑडिट के अंदर हमारे जिस तरह अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, सिमिलरली वैसे हमारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड भी हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑन ऑडिटिंग। जिस तरह में एक हमारे आईएफआरएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हमें बताते हैं ना कि हमने किसी रेलेवेंट एरिया की इन्वेंट्री की पीपी की अकाउंटिंग किस तरह करनी है, सिमिलरली हमें ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किस तरह करना है। तो उस चीज के लिए जो हमारे पास यहाँ पर चीज आती है, तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें कहते हैं कि आपने पहले एक मटेरियलिटी डिफाइन करनी है। एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, ये सेम ही कॉन्सेप्ट है जो आपने अकाउंटिंग में देखा था कि आप जो अपने एसेट को कैपिटलाइज करना है या रेवेन्यू एक्सपेंस को हमने एक्सपेंस आउट करना है, पी&एल में चार्ज करना है, वो डिपेंड करता होता है रेलेवेंट ट्रांजैक्शन की अमाउंट पर, मटेरियलिटी पर। अब यहाँ पर है कि इंफॉर्मेशन, अब मटेरियलिटी क्या होती है। मटेरियलिटी आपने पढ़ी थी अपने अकाउंटिंग के अंदर की, क्या होती है कि अगर ऐसी अमाउंट जिसकी वजह से यूजर का जो डिसीजन है वो इफेक्ट हो सकता है, वो मटेरियल अमाउंट होती है। अब हम ऑडिट के अंदर मटेरियलिटी क्यों लेकर आ रहे हैं, हम एक मटेरियलिटी डिफाइन करते हैं। मैं कहता हूं कि 5 मिलियन तक, 5 मिलियन तक की जो अमाउंट है ये मटेरियल अमाउंट है। 5 मिलियन जो अमाउंट है ये मटेरियल है, इससे जो बिलो है 5 मिलियन से जो बिलो अमाउंट है वो मटेरियल होगी। अब इसका क्या मतलब है, मेरा इसका मतलब यह है कि 5 मिलियन से जो कम की अमाउंट होगी, जो ट्रांजैक्शन होगी, ओवरऑल जो अमाउंट है, अगर ये गलत हो भी सही तो यूजर का जो डिसीजन है वो इम्पैक्ट नहीं होता। तो जो ऑडिटर अपना जो ओपिनियन देता है वो मटेरियलिटी की बेस पर देता है। अगर 5 मिलियन की गलती है और अगर ये गलती रहती रहती है तो यूजर का डिसीजन इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये गलत इंफॉर्मेशन है, तो यूजर का डिसीजन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा इसकी बेस पे। अगर ये मटेरियल अमाउंट है तो अगर हम कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी का, हम जो अपना ओपिनियन देते हैं वो मटेरियलिटी की बेस पर देते हैं। इफ मिस स्टेटमेंट्स आर मोर देन एग्रीगेट, इस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हम कहेंगे डज नॉट गिव, डू नॉट गिव
ये कॉन्सेप्ट है कि हम मटेरियलिटी पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि हम मटेरियलिटी की बेस पर ही ऑडिट में हम अपना ओपिनियन डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमने ऑडिट किया, एग्जामिनेशन की, छोटी मोटी हमने गलतियां निकाली, हमने 10 लाख की गलतियां निकाल ली, तो हमारा जो मटेरियलिटी लेवल है वो 5 मिलियन हमने जो डिटरमिन किया था। मटेरियलिटी हम डिटरमिन किस तरह करते हैं, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि मटेरियलिटी हम पढ़ते क्यों हैं। आपको ऑडिट ये समझ आ गई, क्योंकि हमारा जो ऑडिट ओपिनियन होता है वो बेस कर रहा होता है आपकी मटेरियलिटी पर। द ऑडिटर रिपोर्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। जो ऑडिटर रिपोर्ट देता है वो मटेरियलिटी के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट देता है। अगर मटेरियलिटी अमाउंट जो अगर कम है, ज्यादा है, हमारी रिपोर्ट का जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाता है। He gives an opinion whether the financial statements present fairly in all material respects। मतलब क्या हुआ कि अगर 50 लाख से कम का कोई गलती है, 5 मिलियन से कम की गलती है, टोटल गलतियां जो हैं वो 40 लाख की हैं, मतलब मटेरियल मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, तब हम कहेंगे जनाब हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, आपने क्या कर लेनी है, पढ़ लेनी है कि क्या चीज़ है। ये बातें यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ याद नहीं करना, ये जहाँ तक सारा याद नहीं करना, जस्ट पढ़ लेना है। कहाँ पर कौन सी चीज़ याद करनी है आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पर जो ये चीज़ें आपने याद नहीं करनी, कुछ भी याद नहीं करना। ये जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट जो है आपने ये याद कर लेने हैं, ये वाले। बाकी कुछ याद नहीं करना, ये भी आपने याद नहीं करना। ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू आपने याद, ये तो पढ़ लेना है, याद कर लेना है, 2 नंबर का ये आ सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनी, आपको पता है चैप्टर 27 कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कौन सी कंपनी ने ऑडिट करवाना है अपने एनुअल अकाउंट्स का। जो जिन कंपनी ने कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से अपना एनुअल ऑडिट करवाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? छोटी सी बात है, याद नहीं करना, जस्ट पढ़ लेनी कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस आपके क्या हैं? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स को हम जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, डायरेक्टर्स के लिए हम यूज होगी वो होगी दोज चार्ज विद गवर्नेंस। तो आपने इसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब मैनेजमेंट में आपकी एग्जेक्टिव मैनेजमेंट है। अब चैप्टर 27 आपने चीजें पढ़ी होंगी। चैप्टर जो आपकी कंपनी लॉ है, चैप्टर 25 आपने पढ़ी होंगी कि आपकी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। एक तो आपके होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं, एक होते हैं नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर। जो मैनेज आपके जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं वो आपकी मैनेजमेंट का भी पार्ट होते हैं। जो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हैं जस्ट वो आपके होते हैं दो चार्ज विद गवर्नेंस का पार्ट होता है, जहां पर उन्होंने दोनों की टर्म यूज की हैं। अब वो कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट एंड कंट्रेरी टू व्हाट मेनी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक थिंक, इट इज मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर होता है कि ऑडिटर का पर्पस फ्रॉड को डिटेक्ट या प्रिवेंट करना नहीं होता। उसका ऑब्जेक्टिव जरा भी नहीं है कि उसने फ्रॉड चेक करना या टेस्ट करना है। ये किसका काम है? ये डायरेक्टर का काम है कि वो अपने अपनी ऐसी पॉलिसीज बनाए। अब तो आपने एसओपीज का वर्ड बहुत दफा सुना होगा, वो कोरोना के दौरान स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्योंकि डायरेक्टर्स अपनी कंपनी के अंदर ऐसे एसओपीज बनाए कि फ्रॉड के चांसेस ही क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। दूसरा पॉइंट है वो है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, किसने बनानी है? मैनेजमेंट ने बनानी है, ये ऑडिटर का काम नहीं है। मैनेजमेंट में कौन इंक्लूडेड है? डायरेक्टर्स इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स। डिजाइन समझ आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन समझ आ जाती है, इफेक्टिव समझ आ जाती है। इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? ये इंटरनल कंट्रोल्स मेजर आपका जो रोल प्ले कर रहे होते हैं बिजनेस के टारगेट्स को अचीव करने के लिए, आपकी फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। जितने बेहतर आपके इंटरनल कंट्रोल्स होंगे उतनी बेहतर आपका बिजनेस क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा। अब इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं आपके? वो आपके हैं पॉलिसीज, जिसको हम कह सकते हैं कि आपके एसओपीज। अगर हम बैंक को देखें, बैंक के रिलेटेड आपके एसओपीज क्या हो सकते हैं? पेम कैश के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड देख लेते हैं। अगर एक सेल है, अब वो कहते हैं कि जनाब अगर सेल डिपार्टमेंट है हमारा,
उसको वो फर्दर कह देते हैं कि सेल डिपार्टमेंट के अंदर हमारा क्या होगा, एक ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, जो जस्ट ऑर्डर रिसीव करेगा। फिर आगे कौन सा होगा, एक हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट होगा, वो होगा क्रेडिट लिमिट चेक करने वाला। ये आपके कंट्रोल्स हैं कि अगर एक सेल ऑर्डर आया है, एक हमारा ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है, उस पर्सन ने ऑर्डर रिसीव करना है और उसने क्या करना है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है, जनाब ये ऑर्डर आया है कि आप चेक करें ये जो कस्टमर्स हैं, क्रेडिट लिमिट मतलब डिस्काउंट, तो क्या ऐसे ये कस्टमर उन कस्टमर में से हैं जिनको हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो उनकी लिमिट कितनी है, वो क्या करते हैं, क्रेडिट लिमिट चेक करके क्या कर देते हैं, वो ट्रांसफर कर देते हैं आपका जो गोडाउन होता है, स्टोर होता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, वो ऑर्डर रिसीव करता है, वो चेक करता है क्या गुड्स अवेलेबल हैं, सारी की सारी जो ऑर्डर में आई हैं, अगर आई हैं, अगर अवेलेबल हैं तो वो क्या करता है, उनको पैक करता है और एक डॉक्यूमेंट जनरेट करता है कि गुड डिलीवरी नोट, मैं गुड्स डिलीवर कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट किसको ट्रांसफर कर देता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको क्या करता है, रिसीव करता है और जनरेट करता है सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस को किसको भेज देता है, वो कस्टमर को भेज देता है। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में फिर फर्दर एंट्री होती है आपके लेजर्स के अंदर। आपको पता है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, हम कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाते हैं और एक कंसोलिडेटेड अकाउंट भी बनाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स को हम कहते हैं सब्सिडियरी लेजर्स, और जो हमारे वो अकाउंट्स होते हैं, जो कंसोलिडेटेड हमारे अकाउंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जनरल लेजर, ट्रेड डेटर्स जनरल लेजर, ठीक है ना। अब ये सारे जो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर आप अगर एक सिस्टम, एक एक काम है, एक प्रोसेस है, तो वो 5 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, तो वहाँ पर जो फ्रॉड के चांसेस हैं, वहाँ पर जो मिस हैंडलिंग के चांसेस हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। आपका जो भी ऑब्जेक्ट बिजनेस होता है वो काफ़ी इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा होता है। जितने भी आप बड़े सेटअप्स देख रहे हैं, कंपनीज देख रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके अंदर इसी तरह मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक रेलेवेंट हेड को, एक रेलेवेंट एरिया को डील करने के लिए। तो ये आपके कंट्रोल्स हैं, तो इन कंट्रोल्स को बनाना, डिज़ाइन किस किस तरह करने हैं, कैसे ऑपरेट, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुए हैं, इफेक्टिवली वो यूज़ भी हो रहे हैं। तो आपकी ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल किसने बनाना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल ऑथराइजिंग पेमेंट्स अबव ए सर्टेन अमाउंट। जी, ये हो सकता है कि अगर 50,000 तक की पेमेंट है, तो मैनेजर अकाउंट्स क्या कर सकते हैं, उसको अप्रूव कर सकता है, साइन कर सकता है। अगर 50,000 से अबव और 1 लाख तक की है, अप टू 1 लाख, उस केस में आपका जो सीनियर मैनेजर अकाउंट्स है, एंड सो ऑन, ये आपकी क्या है, एक प्रॉपर एक कंट्रोल है, जिससे आपकी ये सक्सेस अमाउंट की जो चीजें होती हैं वो कवर हो जाती हैं, ठीक है। मिस आता है कि दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो बातें लिखी हुई हैं आपकी कंपनी लॉ के चैप्टर 27 वाली बातें लिखी हुई हैं, providing the auditor with access to information relevant to the preparation of financial statements। क्योंकि ऑडिटर ने क्या करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करना है, जब तक उसको जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया गया है, जब उस पर उसको एक्सेस नहीं होगी, तब तक वो ऑडिट नहीं कर सकता। अब वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू द ऑडिट, मतलब जो ऑडिटर मांगता है उससे चीज उसने क्या करनी है, ऑडिटर को प्रोवाइड करनी है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, प्रोवाइडिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑन द ऑडिट एट द एंड ऑफ द ऑडिट। ये क्या चीज है, ये चैप्टर 14 का 14.2 टॉपिक है आपका, हम वहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपने जो एरिया है लाजमी याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है चैप्टर 1 में से आपके पेपर के लिए। ये आपके जो चैप्टर 1 के टॉपिक्स हैं, जो आई कैप बड़ी खुशी से टेस्ट करता है, ये उन टॉपिक्स में से एक है। कल इंशाल्लाह हम अपना नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। आज के लेक्चर के लिए ये सारा कुछ क्या है, सफिशिएंट है। जो आपके क्वेश्चंस हों, जो आपके इश्यूज़ हों, अगर आपने पूछने हों तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।